डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आपसे वसा के अंतिम टॉपिक वसा की दैनिक आवश्यकता, वसा की हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में अगर उसकी अधिकता हो गई है तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर बात करने जा रही हूँ। दृश्य वसा की दैनिक आवश्यकता। इस स्लाइड में हम आरडीए या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, जो कि पूर्व में भी बताया है कि भारतीयों के लिए आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दी गई है। दृश्य वर्ड इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि यह विजिबल फैट है, जो कि हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि यह फैट की कैटेगरी में आता है, जैसा किसी भी तरह का तेल है, घी है, बटर है, आदि चीजें। अदृश्य वसा में मैंने पूर्व में भी बताया है, ऐसी वसा जो दिखाई नहीं दे रही है परंतु आपके खाद्य पदार्थ में उपलब्ध होती है, जैसे कि अनाज के अंदर कुछ मात्रा में फैट है, दालों में है, दूध में है, पनीर में है, मावे में है, कुछ मात्रा में आपका फैट जो होता है वह नट्स एंड ऑयल सीड्स में है, जैसे मूंगफली अगर आप खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, इनमें है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट में है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज बताई गई है कि हमें कितना ग्राम प्रतिदिन वसा खानी चाहिए, ये दृश्य वसा की बात की गई है, यानी तेल, घी, बटर से हमें कितनी वसा दिन भर में लेनी चाहिए। हमें जितनी दृश्य वसा बच्चों हम खाते हैं उतना ही सेम मात्रा में इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से अदृश्य वसा से भी हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो अभी हम बात करेंगे आरडीए की। सबसे पहले अवस्था में दिया गया है बाल्य अवस्था, जिसमें 1 से 9 साल का जो बच्चा है, भली वो लड़का है या लड़की है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है 25 ग्राम प्रतिदिन। वह तेल के फॉर्म में ले, घी के फॉर्म में ले या बटर के फॉर्म में ले, 25 ग्राम उसे खाना जरूरी होता है। यहाँ पर एज की कैटेगरीज जो प्रोटीन के केस में आपने अलग अलग पढ़ी थी, 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, वो तीनों को भी यहाँ पे क्लब कर दिया गया है। अब हम आते 10 से 12 साल के लड़के व लड़कियों की। तो इनकी जो आवश्यकता होती है वो है 22 ग्राम प्रतिदिन। उसके पश्चात हम आते हैं किशोरावस्था, जिसमें 13 से 15 साल और 16 से 18 साल को भी एक साथ कर दिया है, और लड़के और लड़कियों की आवश्यकता को भी एक साथ कर दिया है, और वो आवश्यकता है 22। देन हम आते हैं वयस्क, भली महिला है या पुरुष है, उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और कम हो जाती है किशोरावस्था के कंपैरिजन में, और वो होती है 20 ग्राम प्रतिदिन। उसके पश्चात हम आते हैं वयस्क महिला पे। वयस्क महिला अलग से केवल उन्हीं के लिए दिया है जो कि गर्भस्थ महिला है या धात्री, यानी जिनके बच्चे दूध पी रहे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उन दोनों महिलाओं की अलग से बात की गई है कि गर्भावस्था के समय ये जो 20 रिक्वायरमेंट थी वयस्क महिला की, है ना, वो बढ़कर 30 हो गई है। और स्तनपान वाली अवस्था जो है, जिसमें धात्री महिला कहते हैं, जो कि अपने बच्चों को खुद फीड करा रही है, उनकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती है क्योंकि उनकी बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है और उस मिल्क में भी फैट प्रेजेंट होती है, तो उनकी डेली की रिक्वायरमेंट 45 ग्राम प्रतिदिन हो जाती है। ये जो हमने दृश्य वसा की बात की थी बच्चों, उतनी ही मात्रा में अदृश्य वसा भी हमारे शरीर को प्राप्त होती है। ये माना जाता है कि जितना हम दृश्य ले रहे हैं, करीब उतना ही अदृश्य वसा भी हमारे शरीर को दूसरे भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में अगर मैं समझाऊं, अगर इनकी रिक्वायरमेंट 25 ग्राम विजिबल फैट है तो इनको करीब 25 ग्राम ही अदृश्य वसा भी प्राप्त हो जाती है, यानी 50 ग्राम फैट टोटल जो भी मनुष्य है वो खा लेता है। अब हम बात कर रहे हैं वसा की कमी की या डेफिशिएंसी इफेक्ट ऑफ फैट इन ह्यूमन बॉडी। वसा की जब भी शरीर में कमी हो जाती है तो कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे, और सबसे पहले कमी का प्रभाव होता है सामान्य वृद्धि रुक जाना।
सामान्य वृद्धि क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमने कहा था कि वसा की कमी से आवश्यक वसीय अम्ल की कमी हो जाती है, जिससे शरीर का सामान्य वृद्धि और विकास रुक जाता है। क्योंकि पूर्व में भी बताया था जब डेफिनेशन समझाई थी आवश्यक वसीय अम्लों की, कि ये वे वसीय अम्ल होते हैं जिन्हें हमें आहार के द्वारा लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये शरीर में नहीं बनते हैं और यह हमारे वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। अर्थात जब भी इनकी कमी हो जाएगी तो शरीर की सामान्य वृद्धि व विकास रुक जाता है। उदाहरण के लिए आवश्यक वसीय अम्ल कौन से होते हैं? लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और अरेकिडोनिक अम्ल। ऊतकों एवं कोशिकाओं का जो सामान्य स्वास्थ्य होता है उसके लिए ये आवश्यक वसीय अम्ल जो है अनिवार्य होते हैं। और इस चित्र में समझाया है कि सेम एज ग्रुप के दोनों ही बच्चे हैं, परंतु क्योंकि फैट की कमी हो गई है तो उसका वृद्धि और विकास जो है रुक गया है। ग्रोथ जो है उसकी कम हो रही है और उसकी हाइट नहीं बढ़ी है, जिसे कि ग्रोथ रिटार्डेशन भी कहते हैं। दूसरा जो इफेक्ट आता है वो होता है त्वचा का रूखी, सूखी, खुरदरी व चमकहीन हो जाना। त्वचा में तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है जिसे कि सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है। इन ग्रंथियों से निरंतर तेल स्रावित होता है जिससे त्वचा चिकनी व चमकदार बनती है। वसा के अभाव में इन ग्रंथियों से पर्याप्त मात्रा में तेल का स्रवण नहीं हो पाता है, जिससे हमारी स्किन खुरदरी, चमकहीन और क्रांतिहीन हो जाती है। और यह चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि इसीलिए हमारी स्किन को 3 टाइप्स में बांटा जाता है: ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, जिसके टाइप ऑफ स्किन पे ये डिपेंड करता है कि किसकी स्किन किस तरीके की होगी। तीसरा आता है वसा की कमी के प्रभाव में फिनोडर्मा रोग का हो जाना। जब भी शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो बच्चों व बड़ों में फिनोडर्मा रोग हो जाता है। ये बहुत एडवांस स्टेज होती है कि आप लंबे समय तक वसा कम खाए जा रहे हैं और फिर भी अपने डाइट में अभी तक भी इंक्लूड नहीं किया है, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। इस रोग में शरीर पर छोटी छोटी नुकीली फुंसियां निकल जाती है और जो स्किन होती है वह कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। जिस तरह से कछुए की स्किन पे दानेदार होती है उस तरीके से हो जाती है। और इस रोग में पीठ, पेट, जांघ, कूल्हों की त्वचा पे ये जो फुंसियां धीरे धीरे निकलती है और स्किन क्योंकि कछुए के समान दिखने लगती है इसलिए इसको टॉड स्किन कहा जाता है। इसके लिए जो होता है बच्चों, हमें इन रोगों के निवारण के लिए आवश्यक वसीय अम्ल लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए लिंसेड ऑयल या जिसे अलसी का तेल कहा जाता है या मछली का तेल कहा जाता है या कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है, जिसमें कि इन आवश्यक वसीय अम्लों की मात्रा पाई जाती है, वो लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी होना। आवश्यक वसीय अम्लों की जब भी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कोशिकाओं तथा कोशिका आवरण की जो त्वचा होती है वो गट जाती है। शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ एंजाइम की जो क्रियाएं या प्रक्रियाएं होती है उनका उनका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण से कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में होता है उसका जो परिवहन होता है उसकी गति कम हो जाती है। फलतः रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और कई प्रकार से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, जैसे हार्ट डिजीज ये अपन माने तो। और इस कारण से शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनकी कार्य क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो कमी का प्रभाव होता है कि संतानोत्पत्ति में दिक्कत आती है, क्योंकि यह संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ई जो होता है बच्चों, जो कि आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, यह संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। और इस विटामिन का संवहन भी जो है वसा के द्वारा ही होता है। और आहार में वसा की कमी से विटामिन ई का संवहन और अवशोषण
दोनों ही पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से संतानोत्पत्ति की क्रिया में गड़बड़ी पैदा होती है। अर्थात वसा की कमी से सामान्य वृद्धि रुक जाती है, त्वचा खुरदरी या रूखी सूखी या चमकहीन हो जाती है, जिसे डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। टॉड स्किन हो जाती है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, और साथ में अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता है, विटामिन ई की कमी हो जाने से कई बार संतानोत्पत्ति में भी दिक्कत होती है। अब हम बात करेंगे वसा की अधिकता के प्रभाव की। अब हम बात करने जा रहे हैं वसा की अधिकता के प्रभाव की। सबसे पहला प्रभाव जो होता है, हमारे शरीर में जो है मोटापा बढ़ जाता है या ओबेस हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि आवश्यकता से अधिक अगर वसायुक्त भोजन का सेवन किया जाएगा तो वो हमारे स्किन में जाके जमा होने लग जाएगा, जो कि एडिपोज टिश्यूज में जमा होता है, और वह जो है हमारे मोटापे को बढ़ाएगा। और वहां की जो सेल्स होती है उनके नंबर्स भी बढ़ते हैं और साइज भी बढ़ता है, मतलब दोनों चीजों में परिवर्तन आ रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है और उनकी साइज भी बढ़ रही है। और वसा की परत जमने से मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा जो होता है वो स्वयं में ही एक बीमारी होता है और यह शारीरिक स्फूर्ति को कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर हमारी डाइट के अंदर जो है प्रोटीन भी अधिक है या फिर कार्बोहाइड्रेट भी अधिक है, तो वो शरीर में जाके फाइनली वसा में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी हमारे मोटापे को बढ़ने में मदद करता है। और मोटापा आपको पता है सारी बीमारियों की जड़ होता है। यहाँ पर इस चित्र में यही समझाया हुआ है, जब एक बार व्यक्ति को मोटापा हो जाता है तो दूसरी बीमारियां उसके कारण से हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज। डायबिटीज की जब हम बात कर रहे हैं, मधुमेह रोग जो है कि आवश्यकता से अधिक जब हम भोजन खा रहे हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे मोटापे को बढ़ा रहा है। वैसे मधुमेह जो होता है वो एक हेरिडिटरी डिजीज होता है, पर मोटे लोगों में मधुमेह होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों, वो बढ़ जाती है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। रक्त में सीमित मात्रा में ही ग्लूकोज रह सकती है, शेष जो ग्लूकोज होती है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। और जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित जिनमें हो रही है वह तो सामान्य इंसान है, परंतु अगर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, उस कंडीशन में व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। और यह जो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पा रही है वह व्यक्ति के यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगती है और मधुमेह रोग कहा जाता है। मधुमेह जब रोग हो जाता है व्यक्ति को, तो कई सारी बीमारियां अन्य भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी बीमारी की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वह है हृदय रोग या हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज जब भी वसा की अधिकता होगी, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा सामान्य स्तर से, और जब सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाएगा तो यह हमारी जो वेन्स होती है या धमनियां होती है उनकी आंतरिक दीवारों पे जमने लग जाएगा और वहां से ब्लड बहता है। कुछ चीज हमारे वेन्स में जमा होने लग गई है, डिपॉजिट होने लग गई है, तो नेचुरल है कि वो उसको बहने प्रॉपरली नहीं देगा, ब्लड जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा। और कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि वह हमारे वेन्स को या हमारी जो शिराएं हैं या धमनियां हैं उनको जो है ब्लॉक कर देता है, और जब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो हार्ट एक प्रेशर से उसको हटाने की कोशिश करता है और इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमने लगता है तो उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम लवण भी वहां जमा होने लगते हैं। धमनियों की दीवारें कठोर हो जाती है, व्यास कम हो जाता है, रक्त के बहाव की गति कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे किडनी डिजीज की। मोटापे के कारण गुर्दे के चारों ओर या किडनी के चारों ओर वसीय जो तंतु होते हैं वह एक मोटी परत के रूप में जम जाते हैं, जिससे कि गुर्दे जो होते हैं
वह वेस्ट प्रोडक्ट या निरुपयोगी जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर की, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, अदर जो टॉक्सिन्स हैं, उनको पुनः निष्कासित नहीं कर पाता है और वो रक्त में ही रह जाते हैं, और रक्त की छनन की जो क्रिया होती है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, और ये वर्ज्य और हानिकारक जो पदार्थ होते हैं रक्त में ही बढ़ने लग जाते हैं, और ये जो अशुद्ध रक्त होता है वह शरीर के लिए जहरीला और हानिकारक होता है, यानी कि हमारी किडनी को और अदर्स ऑर्गन को प्रभावित करने लग जाता है। तो ये है हमारे शरीर में वसा की अधिकता के प्रभाव। अब हम बात करेंगे किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर की कुल ऊर्जा मांग का 30% जो है ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। संतृप्त वसा की तुलना में असंतृप्त वसा को भोजन में अधिक प्रयोग करना चाहिए। सलाद की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। भोजन हमेशा निश्चित समय पर संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। सरल शर्करा या सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट से शुगर वगैरह, इनका प्रयोग कम करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त लेनी चाहिए जिससे वो अपने जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसका जो प्रथम कार्य है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो कर पाए। असंतृप्त व संतृप्त वसा का जो शरीर में अनुपात होना चाहिए, जो हम डाइट से लेते हैं, वो 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम और शारीरिक कार्य करना चाहिए। पैदल चलना सबसे अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज होती है। दृश्य वसा तथा अदृश्य वसा को समान मात्रा में लेना चाहिए। वैसे बच्चों ये अपने आप हो जाता है, अगर हम विजिबल फैट 25 लेते हैं तो जनरली हमारी डाइट में इनविजिबल फैट भी ऑटोमेटिक 25 ग्रहण कर पाते हैं। तो इन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख के हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ये जो है समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।